गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारत भूगोल में भारत की मिट्टियों के बारे में, यानी भारत में किस प्रकार से मिट्टियां पाई जाती है और उनकी जो भारत की मिट्टियों की समस्या क्या है, यानी भारत में जो मिट्टियों की उपजाऊपन है वो कमी क्यों हो रही है, भारत में किस किस प्रकार से सेम समस्या है या अपन कह सकते हैं जितनी भी समस्या है और उनके उपाय क्या है, यानी उन जो भारत की मृदा अपरदन या उनकी जो समस्या है उनके लिए जो उनके मृदा संरक्षण के संबंधित जो उपाय क्या है उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले चलते हैं अपन भारत की मिट्टियां। अपन कहते हैं भारत की मिट्टियों की मुख्य समस्या क्या है। तो समस्या में अपन बात करते हैं, सबसे पहली समस्या मृदा अपरदन की समस्या, यानी भारत में जो मिट्टियों का जो अपरदन हो रहा है वो लगातार क्यों हो रहा है या उसके अपरदन होने का क्या कारण है या किस प्रकार से अपरदन हो रहा है। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पर पेड़ पौधों की कमी होने के कारण मृदा का अपरदन सर्वाधिक होता है और मृदा अपरदन मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जैसे मैं बता देता हूँ, पहला अपरदन होता है वायु द्वारा, यानी भारत के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर वायु द्वारा अपरदन होता है और वायु द्वारा अपरदन ऐसे क्षेत्रों में होता है जहां शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्रों में होता है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वहां पानी की कमी या अपन कह सकते हैं मिट्टी में आर्द्रता की कमी के कारण होता है और वहां की जो वनस्पति बिल्कुल कम है, इसलिए वहां पर जो मिट्टी है वो असंगठित प्रकार की है और वहां पर वायु के साथ साथ जो है कण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ते रहते हैं और उनके कारण जो अपरदन होता है उसको अपन कहते हैं वायु द्वारा अपरदन। फिर अपन दूसरा पढ़ते हैं, भारत में मुख्य रूप से जल द्वारा अपरदन होता है। अब जल द्वारा कैसे, जैसे मैं बता देता हूं आपको, जैसे कोई भी नदी है उसका बहाव अगर तेज है तो वो क्या करेगी, वहां की मिट्टी को अपने साथ में बहा कर ले जाएगी, या वो क्या नदी है जो वो क्षैतिज अपरदन के साथ साथ वो लंबवत अपरदन भी करेगी, अपन कह सकते हैं ऊर्ध्वाधर अपरदन, यानी जो नदी घाटी है उसकी गहराई तक वो कटाव करेगी। इस प्रकार से जो अपरदन होगा उसको अपन कहते हैं जल द्वारा अपरदन। अब मैं जल द्वारा अपरदन भी मैं बता देता हूं, दो प्रकार का होता है। एक तो परत दर परत, अगर मिट्टी की परत अगर मृदा का शरण होता है परत दर परत तो उसको कहते हैं परत अपरदन, यानी जल के साथ मृदा की ऊपरी परत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, तो वो हो गया परत अपरदन। फिर बात करते हैं कि जो अवनली का अपरदन होता है दूसरा, वो किस प्रकार होता है, यानी जब नदी अपनी तेज बहाव के साथ चलती है तो वो कहीं कहीं स्थानों पर इतने गहरे गड्ढे कर देती है और उसका जो अपरदन होता है वो नदी के ऊर्ध्वाधर या अपन कह सकते हैं लंबवत, यानी उसको गहरा करती जाती है घाटी को, लंबवत अपरदन उसको कहते हैं अपन अवनालिका अपरदन। यानी अपन को लगेगा देखने से कि यहाँ पर जो नालियों जैसे पानी नालियों में चलता है वैसे नदी का पानी बड़े बड़े नालों में चलता है, उसको अपन कह सकते हैं अवनलिका अपरदन। तो ये हो गया। तो जो वायु द्वारा अपरदन होता है वो तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में होता है, जैसे राजस्थान है, पंजाब है, गुजरात है, हरियाणा है, जहां पर थार का मरुस्थल फैला हुआ। और जो नदी द्वारा अपरदन होता है अवनालिका अपरदन, वो सबसे बेस्ट उदाहरण मिलता है आपको चंबल नदी में। चंबल नदी में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं नदी के द्वारा उसको अपन बीहड़ या उत्खात कहते हैं, जो बड़े बड़े गड्ढों का निर्माण कर देती है वर्षा ऋतु में अधिक पानी आने के कारण, तो उन गड्ढों को अपन बीहड़ कहते हैं। और बीहड़ के लिए एक शब्द प्रसिद्ध है कि डाकुओं की शरण स्थली कहा गया बीहड़ को, यानी बीहड़ में जो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो डाकुओं के छिपने का स्थान हो गया, इसलिए वहां कहते हैं कि डाकुओं की शरण स्थली कहते हैं बीहड़ को। अब अगली बात, जो ये बड़े बड़े गड्ढे हैं ये डाकुओं के लिए शरण स्थली है, ये अपन कहते हैं चंबल नदी के बारे में, यानी ये हो गया आपके जल द्वारा अपरदन चंबल नदी में। फिर अपन बात करते हैं अगली समस्या, सेम की समस्या। अब ये सेम की समस्या अपन ये बात कर सकते हैं, अपन कह सकते हैं जहां पर जल की मात्रा अधिक हो या वो क्षेत्र जहां दलदल अधिक हो, यानी दलदली भूमि अधिक हो, इस प्रकार के क्षेत्रों में सेम की समस्या ज्यादा होती है। या अपन कह सकते हैं जहां पर पानी की निकासी का
पानी की निकासी का व्यवस्थित तरीके से निकास नहीं होता और पानी एक ही जगह जमा हो जाता हो, कई दिनों तक पड़ा रहता है, तो वहां की भूमि जो दलदली हो जाती है और ज्यादा दलदली होने के कारण वो भूमि कृषि अयोग्य हो जाती है। जहां पर कृषि नहीं कर सकते वो भूमि धीरे धीरे अपनी उत्पादन क्षमता को खोते जा रही है, या मृदा की जो गुणवत्ता है उसमें ह्रास होता जा रहा है। तो इस समस्या से निपटारा करने के लिए अपन को रॉक फास्फेट या जिप्सम का प्रयोग करना चाहिए, जहां स्थानीय भाषा में अपन कहते हैं खड्डी का प्रयोग। फिर अगली समस्या क्षारीय भूमि की समस्या, यानी अपन कहते हैं क्षारीय, लवणीय या अम्लीय प्रकार की जो मिट्टी होती है, यानी जहां पर पानी अधिक होगा या जहां पर अनावश्यक पदार्थ होंगे जो मिट्टी की गुणवत्ता के ह्रास को कम करते हैं। जैसे अपन बात करते हैं कि एक विधि आती है केशिका कर्षण विधि, यानी मैं नाम लिख देता हूं, केशिका कर्षण विधि। इस विधि से क्या होता है, ये जमीन के अंदर जो अनावश्यक पदार्थ होते हैं, ये भूमि का भूतल है, तो यहां पर इस विधि के द्वारा यहां पर ये व्हाइट परत हो जाती है, यह सफेद परत, इसको अपन कहते हैं रेह, इसको कलर, इसको कहता है। यानी जो भूमि का अंदर जो परत, जो अंदर अनावश्यक पदार्थ होते हैं वो जब बाहर आ जाते हैं तो भूमि के ऊपर जो परत जम जाती है भूतल पर एक सफेद पट्टी के रूप में, ये लगभग आर्द्र या नमी वाले क्षेत्रों में होता है। तो वहां अपन कह सकते हैं जो व्हाइट परत है वो अनावश्यक प्रकार के पदार्थों से है, या अपन कह सकते हैं तो इस प्रकार की जो समस्या होती है वो क्षारीय भूमि, लवणीय भूमि या अम्लीय भूमि में होती है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं, जिससे क्या भूमि की गुणवत्ता या मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास हो जाता है। और इस विधि को, जहां से ये अनावश्यक पदार्थ ऊपर जाते हैं, इस विधि को अपन क्या कहते हैं, केशिका कर्षण विधि कहते हैं। फिर अपन बात करते हैं बंजर भूमि की समस्या, यानी अधिकांश जो क्षेत्र है भारत के जो मिट्टी के या मृदा के वो बंजर होते जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अधिक रासायनिक खाद बीजों या उर्वरकों के या हाइब्रिड बीजों के या संकर बीजों का प्रयोग या रासायनिक खाद बीज या अपन कह सकते हैं छिड़काव करने से, ताकि मिट्टी की जो उर्वरक है गुणवत्ता क्षमता है वो एक समय तो अधिक हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे उसकी गुणवत्ता का ह्रास होता जाएगा। जैसे जैसे अपन ज्यादा से ज्यादा रासायनिक खाद बीजों का उपयोग करेंगे तो मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास होगा और मृदा है जो वो आपके अनुत्पादक या अकृषि योग्य हो जाएगी और धीरे धीरे वो बंजर होती चली जाएगी। तो ये भी एक समस्या है भारत में। फिर बात करते हैं मृदा अपक्षय या अनुपयोग, यानी धीरे धीरे जो मृदा है अब उसकी गुणवत्ता का ह्रास हो रहा है, क्योंकि रासायनिक खाद बीजों के प्रयोग से, हाइब्रिड बीजों के, तो ये मिट्टी की गुणवत्ता में कमी कर रहा है या मिट्टी की उत्पादन क्षमता में कमी कर रहा है। ये भी एक बड़ी समस्या है। फिर अपन बात करते हैं मरुभूमि का विस्तार, यानी जैसे जैसे अब राजस्थान में जो थार का मरुस्थल है उसका विस्तार धीरे धीरे अन्य राज्यों की तरफ हो रहा है, तो अपन इस प्रकार कह सकते हैं जो उपजाऊ भूमि है वो अब अनउपजाऊ भूमि में परिवर्तित हो रही है, जो उपजाऊ भूमि है वो अब मरुस्थल में परिवर्तित हो रही है, जिसके कारण कृषि योग्य भूमि नहीं बचेगी। थोड़े ही वर्षों के बाद में अपन को पता चलेगा कि मरुस्थलीकरण इतना ज्यादा हो गया है कि कृषि योग्य भूमि भी नहीं है, या कृषि भूमि का अभाव महसूस होने लगे, क्योंकि जनसंख्या अधिक है, भूमि कम है। भूमि एक सीमित संसाधन है, निश्चित संसाधन है, और जनसंख्या का विस्तार है जो लगातार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये इस प्रकार अपन कह सकते हैं जो मरुस्थल का विस्तार होता जा रहा है, जैसे थार का मरुस्थल अपन पढ़ रहे हैं, तो इसका विस्तार होने से क्या है, मृदा जो मिट्टी की समस्या है, मृदा समस्या है जो ज्यादा से ज्यादा बढ़ रही है। फिर मैंने आपको वायु अपर्दन दो प्रकार से, अपर्दन और जलीय अपर्दन बता दिया। अब अपन बात करते हैं मृदा संरक्षण, यानी जो मिट्टी अब जो अपन की अनुपजाऊ या उर्वर या बंजर हो गए हैं उसका उपयोग अपन किस प्रकार से कर सकते हैं, कौन कौन से अपन को नियम अपनाने चाहिए या क्या क्या उपाय करने चाहिए जिससे मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो बनी रहे। अपन कह सकते हैं सबसे पहला वनस्पति आवरण व हरित मेखला। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जो मिट्टी है जहां अनुपजाऊ हो गई वहां पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, वनावरण होना चाहिए, वहां पर पेड़ पौधे प्रकृति वनस्पति ज्यादा होनी चाहिए, वहां पर पेड़ पौधों की हरित मेखला होनी चाहिए, दूर से लगना चाहिए हरे भरे खेत, या अपन कह सकते हैं अधिक से अधिक पेड़ पौधे होने चाहिए, ताकि जो मिट्टी है जो उसका अपरदन भी नहीं होगा और मिट्टी में हमेशा पेड़ पौधों के जो पत्ती है, सड़े गले पत्ते, उनके ह्यूमस भी मिट्टी के अंदर मिलते रहेंगे और मिट्टी की उपजाऊ क्षमता है जो हमेशा बनी रहेगी।
और मिट्टी की जड़, जो पेड़ पौधों की जड़ है, उस मिट्टी को अपर्दन होने से बचाएंगे, क्योंकि वो पेड़ पौधे मिट्टी को अपने जड़ों के मध्य जकड़ कर रखते हैं और मिट्टी इधर उधर नहीं होती है या अपरदित नहीं होती है। इस कारण वो अधिक से अधिक समय तक उपजाऊ बनी रहती है। दूसरी बात करते हैं समोच्च रेखा जुताई, जो पहाड़ी क्षेत्रों में होता है, या अपन इसको कह सकते हैं सीढ़ीदार खेती। तो अपन बात करते हैं जैसे पहाड़ी ढलान होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जैसे चाय बागानी कृषि वाले क्षेत्र, तो वहां पर पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, जो ये जैसे अपन बात करते हैं पहाड़ी इलाकों की, तो यहाँ पर जैसे ये कोई पहाड़ है, ये कोई पहाड़ है, तो यहाँ पर अगर खेती करनी है यहाँ इस पहाड़ी इलाके में, तो यहाँ के जब बरसात का पानी आएगा इस मिट्टी को यहाँ से यहाँ नीचे लेके आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण के कारण या अपरदन के कारण। तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, इसमें यहाँ पर छोटे छोटे डिवाइडर या अपन एनीकट कह सकते हैं, या यहाँ पर सीढ़ी नुमा खेत बना देने चाहिए। किस प्रकार से, जैसे अपन बात करते हैं ये कोई हो गया, ये कोई पहाड़ हो गया, तो इस पहाड़ को इस प्रकार से अपन को इस प्रकार से, तो यहाँ पर पानी रुक सकता है, यहाँ पर खेती की जा सकती है। सीढ़ी नुमा खेती अपन कह सकते हैं, जिससे क्या होगा, जो मिट्टी का अपरदन होगा कम से कम होगा और तीव्र गति से वर्षा का पानी भी इतना नहीं आएगा एकदम नीचे, और एकदम नीचे नहीं आएगा तो मिट्टी की जो परत है वो बनी रहेगी। तो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पहाड़ी इलाकों में सीढ़ी नुमा या बागानी खेती करनी चाहिए, या समोच्च रेखा खेती होनी चाहिए, ताकि अपरदन मिट्टी का कम से कम हो और मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। तीसरी बात अपन करते हैं फसल चक्र, या अपन कहते हैं सस्यावर्तन अपनाना। यानी फसल चक्र क्या होता है, जैसे अपने एक बार एक फसल बोई, दूसरी बार दूसरी फसल बोनी चाहिए, तीसरी बार तीसरी फसल बोनी चाहिए। यानी जो फसलों का क्रम है वो हमेशा लगातार चलता रहना चाहिए, एक निश्चित चक्र में चलता रहना चाहिए। अगर एक ही फसल को बार बार बोएंगे तो मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास होगा और मिट्टी की उत्पादन क्षमता में कमी आएगी। लेकिन जब अपन अलग अलग प्रकार की फसलों को एक ही भूमि पर बार बार बोते हैं या अलग अलग प्रकार से अपन उनको बोते हैं, तो उनकी मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो हमेशा बनी रहेगी। तो इसी को अपन कहते हैं कि एक ही भूमि पर अलग अलग फसलों को बोकर उसके जो क्रम से जो चक्र चलता है उसी को अपन सस्य चक्र या फसल चक्र भी कह सकते हैं, या सस्यावर्तन अपनाना भी कह सकते हैं। अगली बात करते हैं कि स्थानांतरित कृषि पर रोक लगानी चाहिए। यानी स्थानांतरित कृषि क्या होती है, सबसे पहले बता देते हैं। जैसे अपन इसको अलग अलग जगहों पर जुमिंग है, वालरा कृषि है, इसको अलग अलग जगह चीमाता है, लजिया भी इनके नाम है। अलग अलग देशों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे नाम है। तो अपन बात करते हैं जो स्थानांतरित कृषि होती है, यानी एक ऐसी कृषि जो आदिम जनजातियों द्वारा की जाती थी, लेकिन आजकल आम बात हो गई है कि स्थानांतरित कृषि करना। जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, इलाके हैं, वहां वन भूमि है, उनको काट करके, वन भूमियों को काट करके वहां पर फसलों को उगाना, वहां पर खेती करना। वनों को काट के जला दिया जाता है और वहां पर फिर खेती करते हैं। 2-3 साल बाद में फिर वो स्थान छोड़ देते हैं, अनुपजाऊ हो जाता है, फिर दूसरे वनों को काट कर वहां पर खेती करने लग जाते हैं। जो आदिम जनजातियां होती हैं वो इस प्रकार से स्थानांतरित कृषि करती रहती हैं और वनों को काटती रहती हैं, जलाती रहती हैं। इस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान पर जो वनों की खेती की जा रही है या जो फसलें उगाई जा रही है, इसी प्रकार की कृषि को अपन स्थानांतरित कृषि कहता है। तो इस पर रोक लगनी चाहिए। स्थानांतरित कृषि, वनों को काटना नहीं चाहिए, उनको बचाना चाहिए, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए, ताकि भूमि की, मृदा की, मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है बनी रहे। अगली बात करते हैं पशुचारण पर रोक। अपन कहते हैं कि पशुचारण पर अधिक पशुचारण नहीं करवाना चाहिए। पशुचारण करवाने से क्या होता है, जो मिट्टी की जो परत होती है भूपटल पर वो जमी हुई, वो परत अगर उनके पैरों से अगर वो मिट्टी की परत अगर 2-3 सेंटीमीटर उखल जाती है या उसका अपरदन हो जाता है, तो क्या होगा, जो उपजाऊ परत है जो मिट्टी की वो नष्ट हो जाएगी और वायु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी या जल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाएगी। तो वहां की जो मिट्टी पीछे बच जाएगी, वहां पर मिट्टी की गुणवत्ता में ह्रास होगा और वो अनुपजाऊ प्रकार की मिट्टी बचेगी। तो इस प्रकार अति पशुचारण नहीं करवाना चाहिए, तो अति पशुचारण पर रोक लगानी चाहिए। फिर बात करते हैं अवनलिका अपरदन क्षेत्रों में वृक्षारोपण होना चाहिए। यानी ऐसे क्षेत्र जहां पर बार बार प्रतिवर्ष बाढ़ आती हो, ऐसे क्षेत्रों में अधिक से अधिक बांध बनाने चाहिए, अधिक से अधिक तालाब, नदियां, एनीकट या वृक्षारोपण होना चाहिए,
ताकि उन वृक्षों अधिक वृक्षारोपण होगा तो पानी तेज गति से नहीं बहेगा, धीरे धीरे बहेगा, और वेग पानी का कम हो जाएगा तो मृदा का अपरदन भी कम होगा। अपन इस प्रकार कह सकते हैं कि अधिक से अधिक क्या होना चाहिए, वृक्षारोपण होना चाहिए ताकि मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहे। फिर बात करते हैं आधुनिक तकनीक अपनाना चाहिए। जैसे मिट्टी की जो परंपरागत जो खेती हो रही थी, उस परंपरागत कृषि के कारण क्या होता है, मिट्टी का अपरदन होता, मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास होता था, मिट्टी की उत्पादन क्षमता में कमी आ रही। लेकिन जब अब अपन को आधुनिक तरीके की या आधुनिक कृषि करनी चाहिए ताकि वैज्ञानिक या भूवैज्ञानिकों के अनुसार जिस प्रकार से बनाए जाते हैं, जिस प्रकार के नियम, जिस प्रकार के खाद का उपयोग, जिस प्रकार से जल का जो उपयोग करना चाहिए, जिससे क्या होगा कि जो मिट्टी की गुणवत्ता वो बनी रहेगी। यानी जैसे वैज्ञानिक आधुनिक अपन कहते हैं आधुनिक कृषि में अपन कह सकते हैं कि बूंद बूंद कृषि पद्धति को अपनाना, जल पद्धति को, या फव्वारा पद्धति को अपनाना, या नहरीकरण क्षेत्रों को बढ़ावा देना, इस प्रकार की जो कृषि की जाती है उसको अपन क्या कह सकते हैं कि अपन उनको कह सकते हैं नई तरीके की टेक्नोलॉजी की फसलें या नई तकनीक अपनाना कृषि में, इस प्रकार। फिर अपन कहते हैं या अपन कह सकते हैं शुष्क कृषि करना, यानी जो कम पानी की फसलें उनको अधिक से अधिक उगाना चाहिए ताकि कम पानी होगा और कम पानी की व्यवस्था में अपन कृषि कर सकते हैं। तो ऐसी फसलों से क्या मिट्टी की गुणवत्ता का ह्रास कम से कम होगा और फसलों को पानी भी कम चाहिएगा। अगली बात, काजरी के नवाचारों को अपनाना चाहिए। जैसे काजरी है अपन के जोधपुर में, जो फसलों से संबंधित या वृक्षारोपण से संबंधित या हरित जो प्रभाव होते हैं वनों से संबंधित, वनस्पति से, इनके मध्य जो नए नए नवाचार किए जा रहे हैं कि इस प्रकार की फसल बोनी चाहिए, या वो जो नए नए हाइब्रिड बीजों का प्रयोग कर रहे हैं जिसमें रासायनिक कम हो जाए और उनसे उत्पादकता बढ़ जाए कृषि की, या मिट्टी की गुणवत्ता भी बनी रहे। तो जो काजरी है, जोधपुर में शुष्क संस्थान आफरी है, इनके द्वारा जो नवाचार किए जा रहे हैं उनको अधिक से अधिक अपनाना चाहिए और उनके द्वारा जो बताए गए नियमों या नई टेक्नोलॉजी के अनुसार कृषि पर अपनाना चाहिए और उनके अनुसार चलना चाहिए। जैसे शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्रों में जैसे अनार की खेती है, खजूर की खेती है, इनको बढ़ावा देना चाहिए जो कम पानी की फसलें हैं और अधिक लाभ प्रदान करती हो। तो ये काजरी के द्वारा बताए गए हैं। और यह काजरी के द्वारा जो नई कृषि फसलों के नए बीज, जो संकर बीज प्राप्त किया जाता है, हाइब्रिड बीज बनाए जाते हैं, उन पे अधिक जोर देना चाहिए। तो इस प्रकार अपन मिट्टी के संरक्षण को, अपन मृदा को बचा सकते हैं। मिट्टी संरक्षण के उपाय ये सारे करने चाहिए ताकि मिट्टी की गुणवत्ता है, मिट्टी का ह्रास है, वो हमेशा बना, मिट्टी का ह्रास भी कम होगा और गुणवत्ता हमेशा बनी रहेगी। फिर अपन बात करते हैं अगली कि जो मिट्टी की गुणवत्ता में अपन कहते हैं अम्लीय मिट्टी हो गई, उदासीन मिट्टी हो गई या क्षारीय मिट्टी हो गई, तो उनके लिए क्या क्या होना चाहिए। यानी मैं बता देता हूं आपको अम्लीय मिट्टी, जैसे ये है आपकी मिट्टी। अब मिट्टी में मुख्य मान होता है 7, मिट्टी का जो पीएच मान होता है अपन बता देते हैं, पीएच मान होता है 7, तो मिट्टी उदासीन है, यानी उस मिट्टी में न अम्लीय न लवणीय। अगर पीएच मान इस मिट्टी का कम हो जाएगा, मान लो कम हो गया, 7 से कम हो गया, तो ये मिट्टी क्या हो जाएगी, अम्लीय प्रकार की मिट्टी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, अम्लीय प्रकार की। और जहां कहीं भी अम्लीय प्रकार की मिट्टी है उसको हमेशा अम्लीय प्रकार की मिट्टी का उपचार करने के लिए रॉक फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए, वहां पर रॉक फास्फेट का छिड़काव करना चाहिए, ठीक है, जिससे उस मिट्टी की गुणवत्ता वापस बनी रहे। फिर बात करते हैं, अगर मिट्टी का पीएच मान अधिक हो जाए 7 से, यानी 7.5 हो गया, 8 हो गया, 8.5 हो गया, तो वहां की मिट्टी है क्षारीय प्रकार की, या मिट्टी की प्रकृति है क्षारीय हो जाएगी। उस क्षारीय मिट्टी या लवणीय मिट्टी का उपचार करने के लिए अपन को क्या करने का पड़ेगा, जिप्सम का प्रयोग करना पड़ेगा। वहां के खेतों में जिप्सम डालनी पड़ेगी, स्थानीय भाषा में अपन कहते हैं खड्डी, तो उसका प्रयोग करना पड़ेगा जिससे मिट्टी की सर्वाधिक जो गुणवत्ता है बनी रहे। फिर एक दो फैक्ट है आपको बता देते हैं, जैसे सर्वाधिक मृदा का जो अपरदन होता है या सर्वाधिक मृदा का जो बंजर भूमि है वो राजस्थान में, सर्वाधिक अपरदन और सर्वाधिक बंजर भूमि कहाँ है, राजस्थान में। फिर बात करते हैं सर्वाधिक लवणीय भूमि कहाँ है, भारत में। सर्वाधिक लवणीय भूमि है भारत में, गुजरात में। और बंजर, और आपको पूछ लिया जाए कि मृदा का अपरदन कहाँ होता है भारत में सर्वाधिक, तो वह है राजस्थान में। तो इस प्रकार अपन ने पढ़ा कि मृदा की जो मिट्टी निर्माण या मृदा की जो समस्याएं हैं, मिट्टी की समस्या है भारत में, और उन समस्याओं का उपचार या अपन उपयोग या उन मिट्टी का जो संरक्षण किस प्रकार से किया जा सकता है, इसके बारे में अपन ने पढ़ा।
थैंक यू। हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप इसका वीडियो का लाभ उठा सकें। थैंक यू।